जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, री एग्ज़ाम के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारा तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। यूपी पुलिस जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित पिछले 2 क्लासेस में इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा है, अगर 100 को ये लिखा जाता है तो फॉल का कोड क्या हो जाएगा। यानी कि फॉल ये जो क्वेश्चन मार्क से संबंधित होगा, कैसे संबंधित होगा। 4 विकल्प हैं, बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर जानेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत स्थित हैं। यहां पर दोस्तों हमें कुल आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। एक बेहतरीन सी आकृति ये हमें दे रखी है। तो इस क्लास में प्यारे दोस्तों हम बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को जानेंगे, एक एक करके शानदार क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस क्लास का अनसोल्ड पीडीएफ, ये जो क्लास होगी इसका अनसोल्ड पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास के सारे नोट्स यहीं पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों आज के इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न में बोला है, भविष्यवाणी अगर भविष्य से संबंधित है तो खेद किससे संबंधित हो जाएगा। देखो, बोला गया है कि भविष्यवाणी जो है किससे है? भविष्य से। तो खेद किससे होगा? देखो साथियों, अगर हम बात करते हैं भविष्यवाणी के बारे में, किसके बारे में? भविष्यवाणी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो भविष्यवाणी भविष्य को लेकर के की जाती है। किसको लेकर के? फ्यूचर को लेकर के की जाने वाली जो बातें होती हैं भविष्यवाणी कहलाती हैं। तो आप बताएंगे कि खेद, जल्दी से बता देंगे साथियों, जो खेद होगा वो किसके लिए किया जाता है? वर्तमान के लिए, अतीत के लिए, समय के लिए या अपराध के लिए? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2023 में पूछा गया था और एसएससी के द्वारा जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब माना गया है वो है अतीत। किसके बारे में? अतीत के बारे में। तो खेद हम किसके बारे में करते हैं? जो बीत जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वर्तमान इसका उत्तर नहीं बनेगा, ना तो समय बनेगा और ना ही अपराध बनेगा। अपराध के लिए क्षमा आ जाता दोस्त, माफी आ जाता, क्षमा आ जाता। ठीक है, ये माफी आ जाता। ठीक है, ये हो जाता है आपका अपराध के लिए। लेकिन जो सही उत्तर खेद का आएगा वो हमारा क्या आएगा? तो बोलेंगे सर अतीत आएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन एक और है आपके सामने। यह भी सादृश्यता से संबंधित है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था। एक शानदार सा लेटेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न में बोला है, अगर एस एच ओ डब्ल्यू, क्या बोला है? एस एच ओ और डब्ल्यू, इसको साथियों लिखा जाता है ओ डब्ल्यू। किसके रूप में? ओ डब्ल्यू। और एच एस के रूप में लिखा जाता है। तो हमें साथियों कोड बताना है किसका? तो आप कहेंगे सर फॉल का, एफ ओ यू और एल। ठीक है, किसका कोड बताना है? फॉल का कोड बताना है। इस बात को याद रखेंगे। देखो साथियों, सबसे पहले हम लोग इसके लॉजिक की बात करेंगे, इसकी ट्रिक की बात करेंगे, किस तरह का लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो देखो, पहला जो लेटर है वो लास्ट में चला गया है। कहां पर? लास्ट में। तो साथियों अगर हम इस प्रश्न को फॉल को देखेंगे तो पहला लेटर जो एफ है ये लास्ट में आना चाहिए। कहां पर? लास्ट में। तो देखो, विकल्प नंबर 1 में लास्ट में नहीं है, विकल्प नंबर बी में भी लास्ट में नहीं है और विकल्प नंबर डी में भी लास्ट में नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर सी आएगा साथियों। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि एक ही ऐसा विकल्प है जहां पर लास्ट में एफ दे रखा है। उसके बाद देखेंगे तो सेकंड लेटर हमारा सेकंड लास्ट में है। सेकंड लेटर सेकंड लास्ट में आएगा तो ओ आ जाएगा। यहाँ पर देखो ओ भी दे रखा है। उसके बाद जो लास्ट लेटर है वो सेकंड पर है। कहाँ पर है? जो लास्ट लेटर है वो सेकंड पर है और जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट पर है। तो सेकंड लास्ट को फर्स्ट पर लाएंगे, कहने का मतलब यू से शुरुआत होगी और बीच में एल आएगा। यू एल ओ एफ आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। प्यारे साथियों, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था और ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए 4 शिफ्ट में, इनमें प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। शुरुआत करते हैं
अगले प्रश्न की यानी कि तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है असंगत के बारे में यानी डिफरेंस के बारे में। आज की क्लास में साथियों आप लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा थोड़ा सा गला खराब है यहाँ पर जुकाम के कारण, ठीक है। तो वॉइस की प्रॉब्लम आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। आप इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। कह रहा है कि असंगत का चयन करें। सबसे पहले ओ यू ए लिखा गया है। क्या लिखा है? ओ यू ए। उसके बाद देखेंगे ए ई आई। क्या लिखा है? ए ई और आई लिखा है। उसके बाद देखेंगे विकल्प नंबर डी, दोस्तों लिखा गया है आई ओ यू। और विकल्प नंबर सी को देखेंगे तो एफ और जी और एच। प्यारे साथियों आप लोग क्या बता सकते हैं इसका विषम उत्तर क्या बनेगा? तो अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे, अगर लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे तो देखो इसमें स्वर व्यंजन का लॉजिक। साथियों पहले नंबर विकल्प में सारे के सारे स्वर हैं, दूसरे में भी सारे के सारे स्वर हैं और डी नंबर में भी सारे के सारे स्वर हैं। लेकिन जब आप लोग विकल्प नंबर सी को देख रहे हैं तो यहां पर साथियों क्या है, सारे के सारे व्यंजन आ रहे हैं। इस कारण ये क्या है, असंगत है। इस बात को याद रखेंगे। एक बेहतरीन सा लॉजिक आपके सामने है साथियों, क्वेश्चन को याद रखेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, वर्णमाला में संबंधित है। क्वेश्चन में बोला है कि क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा? तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रिएशन को लिखेंगे CRE और उसके बाद ए, उसके बाद TION। इस तरह से लिखा गया है दोस्त। क्रिएशन को इस तरह से लिखा गया है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसको क्वेश्चन के अनुसार कैसे लिखना है। व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, सबसे पहले सारे के सारे व्यंजन पकड़ो और उन्हें वर्णानुक्रम यानी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो व्यंजन क्या सी है? हाँ बिल्कुल है। क्या आर है? क्या दोस्त ई है? नहीं है। क्या ए है? नहीं है। क्या टी है? हाँ है। क्या दोस्त ओ है? बिल्कुल है। क्या एन है? हो, मतलब यानी कि है। तो यहां पर हमें क्या करना है, व्यंजन जो दे रखे हैं उनको वर्ण के अनुसार। तो सी के बाद ऐसा कौन सा लेटर है व्यंजन में जो सी के बाद आ जाएगा? तो क्या बोलेंगे आप लोग? सी के बाद आर तो आएगा नहीं। एन और ओ देखेंगे और टी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आप लोगों के सामने दे रखे हैं व्यंजन। तो सी तो हमने रख दिया। उसके बाद क्या आएगा साथियों? तो बोलेंगे एन आएगा। क्या आएगा? एन। क्या दोस्तों ओ एक व्यंजन है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या आना चाहिए? तो आप लोगों का आना चाहिए आर। क्या आना चाहिए? देखो ये आर दे रखा है यहाँ पर, सी के बाद आर के बाद क्या आएगा? टी आएगा। अब दोस्तों बोला है उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, यानी कि अब स्वरों को लिख लो वर्णानुक्रम में। तो स्वर कैसे लिखेंगे? उसके बाद सबसे पहले ए आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा? ओ आएगा। तो ये जो श्रृंखला हमारी बनी है इसमें साथियों हमें बताना है कौन सा अक्षर दाएं छोर से। तो सबसे पहले याद रख लो ये वाला दायां छोर होता है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड के साइड में बायां छोर होता है। तो दाएं छोर से बोला है कौन सा नंबर? दाएं छोर से अगर देखेंगे तो बोला गया है छठवां। दाएं से छठवां, देखो छठवां लेटर कौन सा है? गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो छठवें पर कौन आ रहा है साथियों? आप बोलेंगे आर आ रहा है। क्या आर? बोला है दाएं से छठवें के दाएं तीसरा। अब दोस्तों यहां से भी दाएं दिशा में चल रहा है, तो आर के बाद दाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या हो रहा है? आर के बाद पहला, दूसरा और तीसरा, यहां से तीसरा। जल्दी से बता देंगे। क्या ई आ रहा है? जल्दी से बताओ। क्या साथियों ई आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है दोस्त, बिल्कुल आ रहा है। तो विकल्प नंबर सी में आपका दे रखा है ई। यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उसने बोला था दोस्त लेफ्ट से 6 और उसके बाद यहीं से जब लेफ्ट से 6 चले जाएंगे तो लेफ्ट से ही क्या निकालना है? लेफ्ट से ही हमें तीसरा निकालना है। इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि एक हमको लेफ्ट नहीं राइट। तो राइट से पहले 6 दे रखा था, फिर राइट से दे रखा है 3। तो एक जैसे आ जाते हैं तो हम घटा देते हैं, तो राइट से पकड़ेंगे और 3, राइट से 3 कौन है? तो राइट से 3 यहां से भी सी आ जाएगा, ई आ जाएगा। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर सी होगा जिसमें ई दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्न शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसे हम इसका प्रयोग करके रेपुटेशन का प्रयोग करके बना सकते हैं? जल्दी से देखेंगे प्यारे दोस्त। सबसे पहले विकल्प नंबर 1 को चेक करें। TUTOR, देखो TUTO और R, ये तो विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों एक ही है जिसे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ट्यूटर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, विकल्प नंबर 1। क्या विकल्प नंबर बी पोंडर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डी आया है और यहाँ पर रेपुटेशन में कहीं भी डी नहीं दे रखा है। इस कारण हम क्या नहीं बना सकते? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर आप लोग सी को देखेंगे तो क्या दोस्त इसमें कहीं भी क्यू दे रखा है रेपुटेशन में? आप बोलेंगे नहीं दे रखा है, तो क्यू के कारण इसको भी नहीं बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो
रिटायर को देखो साथियों विकल्प नंबर डी, क्या रिटायर बन सकता है? RETIRE। तो दोस्त यहाँ पर 2 बार ई आया है, लेकिन रेपुटेशन में तो केवल 1 बार ई है, इस कारण विकल्प नंबर ये भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? विकल्प नंबर 1 बनेगा। क्या लिखा है? ट्यूटर। ये बना सकते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम लोगों को यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं और इनको सार्थक क्रम में बनाना है। सबसे पहले आय है, रुतबा है, तंदुरुस्ती है, शिक्षा है और नौकरी है। तो क्या आएगा सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ये बता देंगे आप लोग। 5 विकल्प हैं, पांचों में से कौन सा सबसे पहले आएगा? तो आप बोलेंगे आय, रुतबा, तंदुरुस्ती, शिक्षा और नौकरी। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले जो आएगा वो विकल्प नंबर 3 से जिसकी शुरुआत होगी वो आएगा। कहने का मतलब है साथियों सबसे पहले हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी। क्या करनी होगी? शिक्षा ग्रहण करनी होगी। और शिक्षा ग्रहण करेंगे, जैसे ही हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा के बाद क्या होता है, एक अभ्यर्थी की क्या लग जाती है? नौकरी। तो 3 के बाद हमारा 5 आना चाहिए जिसमें हमारा नौकरी दे रखा हो। तो अब विकल्पों को चेक कर लेंगे आप लोग। देखो यहाँ पर 3 से शुरुआत ही नहीं हो रही है, यहाँ भी नहीं हो रही है, यहाँ पर 3 के बाद 5 नहीं दिया है, तो आपका एकमात्र विकल्प बचता है विकल्प नंबर डी। क्या बचता है दोस्तों? विकल्प नंबर डी। तो अब आप लोग इसको देख लेंगे। इसके बाद क्या आएगा? तो आप बोलेंगे जैसे ही सर शिक्षा मिलती है नौकरी लग जाती है, और नौकरी लगने के बाद हमारी इनकम शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है नौकरी में कुछ पैसा मिलता है तो आय शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? आय शुरू। और जैसे ही दोस्त आय शुरू हो जाती है तो आसपास के मोहल्ले में, आसपास के परिवार में, आसपास के रिश्तेदारों में क्या बन जाता है? उस लड़के का रुतबा बन जाता है, उसके पास बहुत पैसा है बोला जाता है। और रुतबा बन जाता है, आपने सुना होगा कि पैसे में बहुत ताकत होती है। तो पैसे में दोस्त ताकत होती है, तो इसका मतलब रुतबा बनेगा तो पैसे से तंदुरुस्ती आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तंदुरुस्ती। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर डी, जो हमने पहले ही बता दिया है, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। उस अलग शब्द को चुनिए। ऐसा कौन सा शब्द है जो इसमें अलग है, उसको चुनना है हम लोगों को। बोला गया है दोस्तों फोटोकॉपी मशीन, माइक्रोवेव, स्कैनर और प्रिंटर। इनमें से आपका बिल्कुल विषम क्या हो जाएगा, ये बता देंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे विकल्प नंबर 2 के बारे में। विकल्प नंबर 2 एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो खाना गर्म करता है। क्या कर सकता है? खाना गर्म करता है, इस बात को याद रखेंगे। माइक्रोवेव एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो खाना को गर्म रखता है। आपने देखा होगा पिज्जा के बारे में, सुना है? किसी ने पिज्जा के बारे में सुना है? हमें तो नहीं लगता आपने सुना होगा। अरे खाया है मास्टर, क्या बात करते हो, सुनने की बात कर रहे हो। तो माइक्रोवेव क्या होता है प्यारे दोस्त? खाना को गर्म करके रखता है। जबकि जब हम फोटोकॉपी मशीन को देखेंगे, स्कैनर को देखेंगे, प्रिंटर को देखेंगे, ये सारे के सारे कंप्यूटर के प्यारे दोस्तों पार्ट होते हैं। किसके? कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, और इनको कहा जाता है हार्डवेयर। क्या कहा जाता है दोस्त? हार्डवेयर कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव एक मशीन होती है जो खाना को गर्म करती है, पिज्जा को बनाने में सहायक होती है। इसको याद रखेंगे तो यही विषम हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। बोला है राय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कोई राय नाम का लड़का है दोस्त, कोई राय नाम का लड़का है, वो 2 किलोमीटर की दिशा में कहां पर चलता है? पूर्व में चलता है। उसके बाद बोला है दोस्त उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां पर प्यारे दोस्तों आपको समझना होगा, राय नाम का लड़का है, अब यहां से वो कहां पर मुड़ जा रहा है? उत्तर पश्चिम की ओर। तो ऐसे अगर दिशा बना ले, अगर राय यहां से चल करके यहां बीच पॉइंट पर आ चुका है और यहां से उत्तर पश्चिम अगर मुड़ाना है तो वो यहां पर जाएगा। जल्दी से बता देंगे आप लोग, क्या जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल जाएगा। और जाएगा तो कितना जाएगा? क्योंकि सवाल में बोला गया है कि 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किलोमीटर चले। दोस्त रॉय अभी भी नहीं रुका, यहां से दक्षिण की ओर मुख करता है और दूरी वो 5 किलोमीटर तय कर लेता है। इसके बाद साथियों कह रहा है फिर से पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। अब प्यारे दोस्त यहां से वो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। कह रहा उन्होंने उत्तर की ओर मुड़ किया और 6 किलोमीटर चले। अब प्यारे दोस्तों यहां से ये जो रॉय है अभी भी नहीं रुका है, जाता ही जा रहा है। कह रहा है उत्तर की ओर मुख किया और कितना चला? तो दोस्त बोलेंगे 6 किलोमीटर चला। कितना चला है? 6 किलोमीटर। इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? प्यारे दोस्त शुरुआती बिंदु कहां पर है? देखो जहां पर ये मैंने ग्रीन डॉट किया है,
हमने यहीं से तो चलाया था इसको, पहले पूर्व में, फिर उत्तर पश्चिम में, उसके बाद फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, और कितना चलाया? 6 किलोमीटर। तो यहां से बताना है ये बिंदु किस दिशा में है। क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे ये बिंदु प्यारे दोस्त किस दिशा में है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसे प्लस लगा लेते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ, पीछे की ओर पश्चिम, और इन दोनों के बीच की दिशा मतलब नॉर्थ वेस्ट की दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम प्यारे दोस्तों हिंदी में उत्तर पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्प नंबर सी उत्तर पश्चिम कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 श्रृंखला का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको सभी प्यारे दोस्त पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। और लुप्त संख्या कहां पर है? ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर दोस्तों बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो साथियों सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसके लॉजिक की बात करते हैं। तो आपको इसका लॉजिक समझना होगा। लॉजिक कैसे समझेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर देखो। कहने का मतलब है 14 और 19 के बीच का अंतर देखेंगे तो प्यारे दोस्त 5 का अंतर पता चल रहा है। आगे अंतर देखने जाएंगे 19 और 7 26 का अंतर पता चल रहा है। आगे देखेंगे तो प्यारे दोस्त आप देखेंगे 26 और 11 37, 26 11 37 है। अगला प्यारे मित्रों आप अंतर देखने जाएंगे तो 37 और 13 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 37 13 50 हो जाएगा। और 50 से अगला अंतर देखने जाएंगे तो दोस्त आपको मिलेगा 50 और 17 67 का। तो अगला अंतर क्या होगा ये बता देंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आ सकता है। देखो अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्त? याद रख लेंगे आप लोग, अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है। और इस अभाज्य संख्या के क्रम में 5 7 11 13 17 और अगली अभाज्य जो आएगी 19 आएगी। और साथियों जैसे ही आप लोग 67 में 19 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए तो विकल्प नंबर हमारे पास 3 है जो कि उत्तर बता रहा है 86। ठीक है, क्या बता रहा है? 86 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 67 में जैसे ही 19 जोड़ेंगे 86 आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा विकल्प नंबर 3 86। अगले प्रश्न में आते एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बेहतरीन लॉजिक है, इसको याद रखेंगे। यूपी पुलिस के द्वारा पूछा गया प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। क्या बताना है साथियों? लुप्त संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे लुप्त संख्या? जल्दी से बता दो। तो लुप्त संख्या तो प्यारे साथियों ये दे रखी है, इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका भी क्या अंतर देख लें साथियों। क्या अंतर देख सकते हैं हम लोग? अंतर देखने जाएंगे तो 13 6 19, 19 और 19 में आगे देखेंगे कितना होना चाहिए? 19 13 32। क्या 19 13 32 हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। आगे देखो साथियों कितना हो रहा है? 21। 21 के बाद आगे देख लो, आगे देख लो तो कितना हो रहा है दोस्त? आगे देखने जाओगे तो ओहो 32 हो रहा है। क्या? जल्दी से बता दो। क्या दोस्त 32 हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो अब आगे अंतर कैसे चेक करोगे? इनके बीच का देखो 7 का है, इसके बीच का देखो 8 का है, इसके बीच का देखने जाओगे, इसके बीच का देखने जाओगे तो भाई ये तो हमें मिल रहा है 11 का अंतर। तो ऐसे कुछ पता चल रहा है क्या? फिर से देखो यहाँ पर 1, फिर से देखो यहाँ पर 3, तो ऐसे तो पता चल ही नहीं रहा भैया। और जब ऐसे पता नहीं चलता है तो एक बेहतरीन सा लॉजिक हम आपको बताते हैं इसका एक बहुत ही प्यारा लॉजिक है, आपको समझना होगा। यहां पर देखो इस संख्या में, ये दूसरी जो संख्या है इसमें अगर पीछे की संख्या हम लोग जोड़ देते हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। गौर से समझना है प्यारे दोस्त, अगर समझ गए तो लाइव जिंगा लाला हो जाएगी। 19 में अगर पीछे की संख्या जोड़ देते हैं, 19 में अगर पीछे की संख्या 13 जोड़ देते हैं तो यहां पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इस 32 में पिछली संख्या हम जोड़ देते हैं, 32 में जैसे ही प्यारे दोस्त 19 को जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। और 51 में जैसे ही 32 जोड़ देते हैं, 51 में जैसे ही पीछे की संख्या 32 जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या 83 प्राप्त हो जाती है। तो इस 83 में हमें पिछली संख्या 51 जोड़नी है, 83 में पिछली संख्या 51 जोड़नी है तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट जब 4 आएगा तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर आएगा। विकल्प नंबर 2 देखो 4 और 8 5 13 प्यारे दोस्त 134। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 134 बिल्कुल सही उत्तर आएगा। इस बात को याद रखेंगे जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, इसको याद रखेंगे। करना क्या था? पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ करके हमें तीसरी संख्या प्राप्त करनी है। पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ करके हमें तीसरी प्राप्त करनी है। ठीक है, पहली संख्या को दूसरी में जोड़ करके तीसरी प्राप्त करनी है, फिर पहली को दूसरी में जोड़ करके तीसरी, इस तरह से करना है।
पीछे की संख्या जोड़ते जाओगे अगली संख्या में तो तीसरी संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बता देंगे सभी दोस्त। बोला गया यदि 100 को हम 82 64 लिखते हैं तो SAW, इसको क्या लिखा जा रहा है दोस्त? इसको लिखा जा रहा है हम लोगों का 82 और 64। ठीक है, 82 और 64 लिखा जा रहा है इस तरह से। इसके बाद देखो कैडल को देखो, CUDD, उसके बाद LE, इस तरह से कैडल को देखो। इसको क्या लिखा जा रहा है साथियों? तो आप बोलेंगे सर 24 लिखा गया है। 24 के बाद दोस्त हमारा 6 और उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या है 3, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 2 और 2, इस तरह से लिखा गया है। इस तरह से लिखा गया है। कोड किसका बताना है? तो मेड्यूल का कोड बताना है, मेडुला का कोड बताना है, सॉरी फॉर दैट, मेडुला का कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे आप लोग? आप बोलेंगे सर ये जो 100 लिखा है, एस का अपोजिट देख लो सर कितना होता है। आपने ही तो बताया था हाई स्कूल होता है मतलब एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। ए का अपोजिट देख लो, ए का अपोजिट होता है जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है। और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी होता है, हमने दूध वाला बताया था। और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। कहने का मतलब है ऊपर के जो लेटर दिए गए हैं उनका नीचे अपोजिट का प्लेस वैल्यू। सी का अपोजिट एक्स होता है, देखो प्लेस वैल्यू दिया गया है। यू का अपोजिट एफ होता है, प्लेस वैल्यू 6 दिया गया है। डी का अपोजिट होता है कौन? दूध वाला मतलब डब्ल्यू, 23 होता है। फिर डी आया है तो फिर से डब्ल्यू 23 है। एल आया है तो ओ मतलब लब को पढ़ते हैं ओ 15 पर। और ई का इवनिंग पढ़ते हैं तो वी 22। इस तरह की प्लेस वैल्यू दी गई है। तो जो हमें मेडुला दे रखा है, क्या दे रखा है? MEDULLA, इस तरह से जो हमें मेडुला दे रखा है इसका कोड बताना है। कैसे बताएंगे? एम का जो अपोजिट होता है, एम का जो अपोजिट एन होता है वो 14 पर होता है। शुरुआत विकल्प नंबर 14 से सारे शुरू हो रहे हैं। पीछे वाला चेक कर लो, ए होता है 1 पर, अपोजिट इसका होता है 26। ठीक है 26। तो देखो 2 विकल्प पहला उड़ा दो और तीसरा उड़ा दो। अगले वाले पे आओगे, तो दूसरे को चेक करो। दूसरे को चेक करने का कोई मतलब नहीं है तो फिर पीछे वाले चेक कर लो। ई को देखेंगे तो इवनिंग मतलब 22 होना चाहिए। 14 के बाद हमारा 22 होना चाहिए। उसके बाद डी है तो 23 होना चाहिए। तो 23 22, हाँ देखो 22 23 22 23 दोनों में दे रखा है। उसके बाद यू है तो 6 आना चाहिए। FU भूपा जी बिल्कुल सही है, 6 दोनों में दे रखा है। एल है तो 15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? 15 और 15। तो क्या दोस्त यहाँ पर 15 नहीं, ये तो 16 दिया गया है। इसका मतलब ये गलत है और हमारा जो सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर आ जाएगा साथियों 2 वाला। विकल्प नंबर 2 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्योंकि एल थे, एल का अपोजिट होता है लब का मतलब ओ का प्लेस वैल्यू कितना? 15। तो इस तरह से विकल्प नंबर बी यानी विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक और बेहतरीन सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। टीचिंग को अगर SDBDGHOH लिखा जाता है तो हमें बुकवर्म का कोड बताना है। तो देखो टीचिंग को देख लेते हैं सबसे पहले। TEA, उसके बाद क्या है? TEACHING, इस तरह से लिखा है ना टीचिंग। आप बोलेंगे हाँ सर यही तो लिखा है टीचिंग। तो देखो यहां पर देख लो, एस के बाद डी के बाद बी के बाद फिर से डी, फिर SDBD, फिर आगे क्या हो जाएगा जी, फिर क्या हो जाएगा एच, उसके बाद क्या हो जाएगा ओ के बाद क्या हो जाएगा एच। इस तरह से लिखा गया है। इस तरह से देखो प्यारे साथियों, क्या ऐसे ही लिखा गया है? आप बोलेंगे हाँ सर यही तो लिखा गया है, लेकिन लिखा क्या है, इसका लॉजिक क्या है ये तो बताइएगा। तो लॉजिक को समझो। टी साथियों 20 पर होता है, एक घटा दोगे तो 19 हो जाएगा। एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। एक घटा दिया। उसके बाद देखो ई हमारा कितने पर होता है? 5 पर, एक घटा देंगे यहां पर भी तो 4। ए 1 पर होता है, एक जोड़ देंगे। सी 3 पर होता है, एक जोड़ देंगे। एच हमारा 8 पर होता है, एक घटा देंगे। यहां पर भी एक घटा देंगे। यहां पर दोस्त 14 1 15 जुड़ जाएगा, फिर से एक जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है पहले 2 बार -1, फिर 2 बार +1, फिर 2 बार -1, फिर 2 बार +1। तो कोड बुकवर्म का बताना है। किसका बताना है? बुकवर्म का बताना है। और बुकवर्म का कोड तो हम यहां पर लिख लेंगे बी के बाद OOK WOR और M, इस तरह से बताना है ना, है बुकवर्म बताना है। तो बी में दोस्त पहले हम एक घटा देंगे। तो शुरुआत विकल्प नंबर ए से होना चाहिए। देखो ये वाला उड़ा दो जल्दी से, कोई काम का नहीं है। ओ में प्यारे दोस्तों हम एक घटा देंगे। देखो हमें 2 बार करना था घटाना। तो आप बोलेंगे पहली बार एक घटाओ, दूसरी बार भी एक घटाओ। तो ओ में एक घटाएंगे तो एन आएगा। अब की बार में ओ में एक जुड़ेगा दोस्त।
अब ओ में एक जोड़ेगा तो पी आएगा। ए एन पी से शुरुआत होनी चाहिए, सारे के सारे की हो रही है। अगला देखो के में एक जोड़ेगा, के 11 पर और एक जोड़ेगा तो एल 12 पर। एपीएल, एपीएल से फिर भी तीनों में शुरुआत हो रही है। आगे देख लो, डब्लू में प्यारे दोस्त हमारा एक घटेगा, डब्लू में अगर एक घटेगा, डब्लू में एक घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 22, 22 पर कौन आता है, वी आता है। तो यहां पर वी आना चाहिए, एपीएल के बाद वी। एपीएल के बाद देखो यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो साथियों विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। एपीएलवी यहीं से 3 से चेक कर लेंगे, यही 5 आपकी शुरुआत हो जाएगी। लास्ट वाले में फिर से हमें 2 जोड़ना है, तो एम में एक जोड़ेंगे, एन आर में एक जोड़ेंगे तो हमारा एस। इस तरह से उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13वें नंबर को, और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको शानदार तरीके से देखेंगे। डायरेक्शन और डिस्टेंस कह रहा है, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। प्यारे दोस्तों बात को समझना है, अमल और सुबीर बोला है शाम के समय। शाम के समय आपको याद रखना है, जो सन होता है वो कहां पर होता है सर, सन हमारा पश्चिम में होता है, और शाम के समय जो हमारी परछाई की दिशा होती है वो सारी की सारी दिशा प्यारे दोस्तों पूर्व की ओर बनती है। आप कभी भी देख लेना, शाम हो, शाम में जैसे ही आप सूर्य पश्चिम में देखेंगे तो आपकी परछाई सूर्य के पश्चिम के जस्ट अपोजिट पूर्व में बनेगी। तो बोला है अमल और सुबीर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे थे, उनकी छाया सुबीर के सामने थी। उनकी छाया किसके सामने थी प्यारे दोस्तों, सुबीर के सामने थी। सुबीर अगर ऐसे खड़ा होगा, सुबीर प्यारे दोस्तों गौर से समझ लो एक बार फिर से, सुबीर साथियों अगर ऐसे खड़ा होगा तो इसके सामने यही छाया तो दिखाई देगी, क्योंकि छाया तो निश्चित है, छाया तो हमारी निश्चित है। तो सुबीर को अगर मैं ऐसे खड़ा करूंगा, ऐसे इस तरह से, सुबीर इस तरह से देख लो, अगर मैं सुबीर को ऐसे खड़ा करूंगा तो इसके जस्ट अपोजिट मुख करके ऐसे कोई खड़ा होगा, बताओ। आप बोलेंगे वो कौन होगा, वो होगा हमारा अमल। कौन होगा प्यारे दोस्त, अमल होगा। और साथियों आप यहां पर समझो, बोला हमसे क्या है, उनकी छाया सुबीर के ठीक सामने थी, तो सुबीर के ठीक सामने छाया है, अमल किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो अमल का मुख कहां पर है, ये वाली कौन सी दिशा होती है भाई, पिछले 50 क्लासेस से बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड की दिशा हमेशा पश्चिम होती है, तो विकल्प नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, विकल्प नंबर बी आ जाएगा। राइट हैंड की दिशा हमेशा क्या होती है, पूर्व, लेकिन लेफ्ट हैंड की जो दिशा आएगी वो हमेशा पश्चिम आएगी, क्योंकि ऐसे ही तो प्लस बनाते हैं, ईस्ट, ईस्ट के बाद इस दिशा में वेस्ट, वेस्ट के बाद नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, ऐसे ही तो बनाते हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम की दिशा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर कटिंग से संबंधित सही विकल्प ज्ञात कीजिए। यहां पर प्यारे दोस्तों आपके सामने एक बेहतरीन सा पेपर दिया गया था खाली, फिर इसको बीच से काटा जाता है और इस दिशा में मोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर से एक बार काटा जाता है, फिर नीचे मोड़ दिया जाता है, और इसके बाद फिर से इसको एक बार बीच से ट्रायंगल के रूप में काट दिया जाता है। तो साथियों बताना है इसको जब हम दोबारा से खोलेंगे तो कैसा बनेगा, जब दोबारा से खोलेंगे तो कैसा बनेगा। तो यहां पे काटा था हमने यहां पर, तो इसके बाद सबसे पहले तो ऊपर की ओर खोलेगा ना, और ऊपर की ओर खोलेगा तो हमारा ट्रायंगल ऐसा आना चाहिए, मतलब ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। देखो ये अपोजिट नहीं है, काट दो, अपोजिट नहीं है, काट दो, अपोजिट नहीं है, काट दो। अब भैया एक ही विकल्प बच रहा है जिसे हम विकल्प नंबर 4 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विकल्प नंबर 4, यही तो हमारा सही होगा, क्योंकि इसी के तो अपोजिट है, ये तो एक ही दिशा में दोनों दे रखे थे, ये भी एक ही दिशा में है, ये भी एक ही दिशा में। इसके बाद फिर से खुलेगा तो दोस्त एक ऐसा आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा, यही उत्तर आपका आएगा विकल्प नंबर 4। इस बात को याद रखेंगे, इसके अलावा कोई भी सही नहीं है। आगे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है साथियों, दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या ज्ञात करो। दोस्त यहां पर आपकी थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई है, यहां पर क्या बताना है, आयतों की कुल संख्या बतानी है, कुल कितने आयत हैं। प्यारे दोस्तों आयत के लिए एक बेहतरीन सी हम आपको ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसी आकृति मिलेगी, और ये आकृति एक बार अगर कटी होगी तो हम इनमें 2 नंबर देंगे, 1 और 2, और इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आयतों की संख्या 3 मिलेगी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यार आपने हमें बताया था कि जो आयत होते हैं ऐसे कैसे हो सकते हैं, आपने तो त्रिभुज के लिए बताया था, जब भी काटता हो 1 और 2 जोड़ नाम दे दो और दोनों को जोड़ करके 3 बता दो, और आप यहां भी वही लॉजिक लगाने लगे। क्या यही लॉजिक दोनों में लगता है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई ये दोनों में लगता है, दोनों में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। अभी मैं प्रूव्ड करके बता दूंगा। देखो ये आपके सामने एक आयत की शेप है, और आयत की शेप यहां से देखो 20 से कटी भी है, ये 20 से कटी भी है, गौर से समझ लो प्यारे दोस्त, ये आयत की जो शेप है 20 से कटी भी है। तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा एक ऐसे नाम दे दो, एक आप लोग ऐसे नंबर दे दो, एक दूसरा ऐसे दे दो, और दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 कितना 3।
कैसे हो जाएंगे सर 3? आप बार बार वही बात कर रहे हो। देखो प्यारे दोस्तों, ऐसे हो जाएंगे, गौर से समझते रहो। पहला तो आयत हमें ये मिल जाएगा छोटू सा, दूसरा आयत प्यारे दोस्तों ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और तीसरा जो आयत मिलेगा वो दोनों से मिलकर भी तो बनेगा, इसको काहे छोड़ेंगे? तो इसी कारण ऐसे ही जोड़ते हैं, जैसे ट्राइंगल में निकालते हैं और वैसे ही आयत में निकालते हैं प्यारे दोस्त। और यहां पर जो आयतों की कुल संख्या आएगी वो हमारे पास 3 आएगी। कितनी आएगी? 3 आएगी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी आयत नहीं है। और विकल्प नंबर जो 4 है, माफी चाहेंगे, जो विकल्प नंबर आपका बी है, जो विकल्प नंबर बी है यही हमारा है। क्यों है? क्योंकि दोस्त एक तो हमने ये वाला काउंट कर लिया, दूसरा हमने ये वाला काउंट कर लिया, और तीसरा दोनों से मिलाकर के बनेगा, तो वो वाला हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्टकट के लिए नंबर देकर के जोड़ लेते हैं, 1 + 2 = 3, इस तरह से। अब बहुत सारे मित्र कह रहे हैं क्या 3 ही है, ऊपर नहीं है? भाई ऊपर तो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल थोड़ी ना गिनने थे, हमें आयत गिनने थे, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सभी शिक्षक लड़के हैं। प्यारे दोस्तों, कथन निष्कर्ष का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सभी शिक्षक क्या हैं? लड़के हैं। तो सारे के सारे शिक्षक, एक मिनट, सारे के सारे जो शिक्षक हैं उनको हम क्या बना देंगे? सारे के सारे शिक्षक को हम लोग लड़के बना देंगे प्यारे दोस्त। क्या बोलेंगे? सभी शिक्षक क्या है? लड़के हैं, तो इनको हम बना देते हैं लड़के, ठीक है, इसको याद रखो। इसके बाद प्यारे साथियों आगे देखते हैं। आगे लिखा है कुछ लड़के क्या है? छात्र हैं। कुछ लड़के प्यारे दोस्तों क्या है? छात्र हैं, इस बात को याद रखेंगे। कुछ लड़के छात्र हो गए। निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष में बोला है कुछ छात्र लड़के हैं। क्या कुछ छात्र लड़के हैं? तो आप बोलेंगे भाई छात्र कहां पर है, जल्दी से बता दो। तो छात्र के लिए ग्रीन और लड़के के लिए ये येलो, तो इन दोनों के बीच में, सॉरी माफी चाहेंगे, ब्लू, तो इन दोनों के बीच में क्या कुछ छात्र लड़के हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। तो पहला वाला निष्कर्ष सही है। आगे बोला है कुछ शिक्षक छात्र हैं। शिक्षक भाई ये अंदर है, छात्र ये है, इन दोनों का संबंध ही नहीं बन रहा है। तो आप कैसे बना सकते हो भाई? हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो गलत है, नहीं बन रहा है तो गलत है, इस बात को याद रखेंगे। और आप बोलेंगे सर कुछ छात्र लड़के हैं, केवल और केवल एक से सहमत हैं हम, केवल और केवल एक से सहमत है, थोपिए मत, दूसरा वाला हम नहीं मानेंगे। और नहीं मानेंगे तो आप विकल्प नंबर 1 को लगा देंगे। अगले प्रश्न में बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 17 नंबर। और आप सभी का जो डर यूपी पुलिस ने जो दिखाया था आप लोगों को, वो अब नहीं आना चाहिए। अगर बाई चांस आ जाए अगले पेपर में, री एग्जाम में, तो ये डर आपका दूर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमेशा मानसिक अभिरुचि में ईमानदार रहेंगे, और हमेशा जो कानून का पालन होगा उसको करवाएंगे, और हमेशा क्या करेंगे आप लोग इसमें? हमेशा न्याय की बात करेंगे, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करेंगे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले पढ़ो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, सबसे पहले सीधा बोला है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे आपसे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आप क्या करेंगे बताइए? पुलिस अधिकारी के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, तनाव को कम करके बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, शिकायतों का राज्य अल्पसंख्यक कल्याण योजना को संदर्भित करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों बता देंगे, अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में कोई सोसाइटी आती है, वहां पर कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनको पड़ोसियों के द्वारा वंचित किया जा रहा है, तो हमने बोला है प्यारे दोस्त आपको हमेशा ईमानदार रहना है, किसी पर अपना काम थोपना नहीं है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात तो यहां पर देखो, अल्पसंख्यक कल्याण योजना को संदर्भित, ये तो बात थोपने वाली हो गई ना। जब थोपने वाली बात आती है तो हमेशा गलत, आपको अधिकारी के रूप में निर्णय लेना है, ये तो गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा दोस्त, ये गलत हो जाएगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समुदाय संवाद आयोजित करेंगे, जल्दी से बताएंगे। क्या आप बहुत सारे लोगों को मिलाएंगे, बुलाएंगे, उनको समझाएंगे? भाई लोग समझाने से मान जाते तो काहे के लिए ये अल्पसंख्यकों के ऊपर पड़ोसों में वंचित किया जाता? तो ये भी नहीं बनेगा। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करेंगे। भाई एक हित की बात नहीं करनी है, दोनों के हित की बात करनी है। तो भाई कानून जो कह रहा है, अब आपसे बोला है अल्पसंख्यकों के अधिकारी, काहे अल्पसंख्यक के अधिकारी लाओगे भाई? अल्पसंख्यक के अधिकारी काहे लाओगे? ये तो गलत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सही कौन सा होगा? अब सही तो एक ही बच रहा है भाई, सही एक ही बच रहा है। मुकदमा कह रहा है कानूनों का उल्लंघन करने वाली जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा प्यारे दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? दोस्त अगर आप एक पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं, किसी महिला के साथ कोई पीड़िता है, उसके बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए?
प्रत्येक भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति से बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर दर्ज कर दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता को व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। जल्दी से बता देंगे। ये प्यारे दोस्त 4 ऐसे ऑप्शन लगते हैं जो चारों सुंदर होते हैं, लेकिन आपको इन्हीं में से किसी एक को चुनना है। तो बता देंगे प्यारे दोस्त क्या होगा। अगर पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करनी है तो आप क्या करेंगे? सीधा बोला है उसने, फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय क्या करेंगे भाई? यहां पर महिला पुलिस अधिकारी को स्थानांतरित करेंगे। जांच करनी है भाई, महिला पुलिस अधिकारी को स्थानांतरित काहे करेंगे? जांच करनी है। बेरहमी ये शब्द आ गया जो कि पुलिस में बिल्कुल नहीं शोभा देता है। आपको ईमानदार रहना है, अच्छा बन के रहना है पुलिस में, ये तो बेरहमी वाली बात आ गई तो गलत हो जाएगा। कह रहा है विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता को व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। केवल क्या आप व्यक्तिगत रूप से उससे साक्षात्कार करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक आपके सामने एक महिला कांस्टेबल नहीं होगी किसी महिला से पूछताछ के दौरान, तो आप व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं हो सकते, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्त? अब क्या होगा? तो छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। दस्तावेजीकरण का है क्योंकि दोस्त हमें क्या करना है? फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करना है। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर सी बनेगा। अब बहुत सारे प्यारे दोस्त कहेंगे कि छद्म नाम क्या होता है? छद्म नाम एक ऐसा नाम होता है दोस्त जो किसी और का नाम लेकर के जो पीड़ित है उसका ओरिजिनल नाम उजागर नहीं किया जाता है। आप लोग अखबारों को देखेंगे, कभी पढ़ेंगे, जब ऐसे केसेस आते हैं तो उनमें से वो लिख देते हैं छद्म नाम। बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे उसको, कभी अखबार अगर आपने पढ़ा होगा तो छद्म नाम आपका उपयोग करेंगे और फॉरेंसिक जांच में दस्तावेजीकरण पूर्ण करेंगे। विकल्प नंबर सी सही है। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है 27 साल के कारावास ने मेहर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पुलिस ने अभी रिसेंटली पूछा है 17 की फर्स्ट शिफ्ट में। कह रहा है 27 साल के कारावास ने मेहर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। कोई मेहर कलाल है, वो 27 साल तक जेल में रहा और आगे जब वो जेल से निकला तो राष्ट्रपति बन गया। धारणा नंबर 1, धारणा कह रहा है कि जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। क्या यह सही है? राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। क्या यह सही है? भाई कथन से रिलेटेड जब शब्द ना आए तो दोस्त आप याद रखेंगे हमेशा वो गलत होते हैं। 27 साल तक कारावास के लिए क्या कह रहा है? राष्ट्रपति बनेगा। योग्यता है क्या है? 27 साल तक जो कारावास में रहेगा वो क्या राष्ट्रपति बनेगा? भैया बहुत सारे आदमी 27 साल तक कारावास में रहते हैं, क्या सारे के सारे राष्ट्रपति बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं बनते हैं। कथन से रिलेटेड नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। कहीं कथन में बोला है कि कारावास राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है? नहीं बोला है, तो यह भी गलत है। और ऐसी स्थिति में बोलेंगे नाइदर नॉर, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है, इस बात को याद रखेंगे। ना तो धारणा नंबर 1 और ना ही धारणा नंबर 2 अंतर्निहित है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा का उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कोई ट्रांसजेंडर है, उन्होंने आपके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कोई हमें क्या कर रहा है कि जो कानून की अंतरक्रिया है उसके दौरान उत्पीड़न कर रहा है हमारा। तो ट्रांसजेंडर ने आकर आपसे कहा आप एक पुलिस अधिकारी हैं, क्या करेंगे? जल्दी से बता देंगे। बोला शिकायत ग्रहण करके इनके मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करेंगे। हमने कहा है बात, आपको एक बात याद रखनी है, किसी पर चीजें थोपनी नहीं है भाई, चीजें थोपनी नहीं है। वो कह रहा है मानवाधिकार को अग्रेसित कर देंगे। काहे कर देंगे? जब आप पुलिस अधिकारी हैं आपको कानून का कड़ाई से पालन करना है हमेशा, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। देखो भाई यहां पर भी कह दिया उसने लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों की नियुक्ति, तो भाई ये तो दूसरे नियुक्त कर रहे हैं ना, तो आप फिर से थोपने लगे काम, तो गलत हो जाएगा। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। आपसे उसने कहा कि कोई ट्रांसजेंडर है, उसने कहा कि जो कानून प्रवर्तन है उसकी अंतरक्रिया के दौरान उस पर उत्पीड़न हो रहा है, उसकी गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, तो भाई संवेदना व्यक्त करोगे कि कार्य करोगे? आप बोलेंगे संवेदना नहीं सर, हम कार्य करेंगे। और कार्य क्या करेंगे? कार्य ये करेंगे जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, जिससे हमारे जो ट्रांसजेंडर भाई होंगे उनको न्याय मिल सके। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आपका विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही बनेगा। मानसिक अभिरुचि इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, मैं फिर से कह देता हूं आपके एग्जाम के लिए, आप लोग जरूर इनको देखेंगे। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए यार। लाइक करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। प्यारे दोस्तों, कल का स्टैटिक है 85% ऐसे मेरे प्यारे साथी देखते हैं, क्लास तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार क्या मिल जाता है आपको चैनल सब्सक्राइब न करने से? और आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये अपना परिवार बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई पैसा नहीं है प्यारे दोस्त, कोई भी पैसा नहीं है। सेशन को लाइक कीजिए, लाइक से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सेशन पहुंचता है और सब्सक्राइब करने तक आपसे टाइम टेबल पर नोटिफिकेशन मिल जाता है इस तरह की क्लासेस का। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।